हेलो एवरीवन। तो एमपी टेट 2025 परीक्षा में बाल विकास सीरीज का ये तीसरा वीडियो, जिसमें लाए हैं हम कुछ सवाल जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं बेहद इम्पोर्टेंट। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला सवाल, पांचवी कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी मीन्स ब्लाइंड चाइल्ड, इनको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। इन्हें माता पिता और मित्रों दैनिक कार्यों में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और जो श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए या के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल में। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? जो प्राथमिक स्तर पर सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का क्या ये तरीका है कि अक्षमता के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल रोचक और पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि सीखने संबंधित समस्याओं का यहाँ पर जिक्र है, यानी कोई ना कोई सीखने संबंधित विकार जो है, तो इसके लिए अक्षमता के अनुरूप जो है विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का हमें उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चे या अपंग बच्चे, विकलांग बच्चे कह सकते हैं, के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना एक समेकित शिक्षा प्रोग्राम है केंद्र का। इसका उद्देश्य है कि किनमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। इसका जो सही उत्तर है विशेष विद्यालय ऑप्शन है, मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यालय या नियमित विद्यालय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नियमित विद्यालय। मतलब जो निःशक्त बच्चे हैं उन्हें भी सामान्य विद्यालयों में समान बच्चों के बीच में बैठा करके कुछ विशेष हमें टूल अपना करके उन्हें हमें समेकित करना है। तो ये समेकित शिक्षा का उद्देश्य है। आगे देखते हैं डिस्थीमिया क्या है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि डिस्थीमिया जो है गंभीर तनाव की समस्या है, डिप्रेशन जैसी अवस्था आ जाती है, उसे डिस्थीमिया कहा जाता है। आगे देखते हैं, गणित को समझने की अशक्तता क्या कहलाती है। गणित जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड है और कैलकुलेशन को जो है हमें डिसकैलकुलिया में आता है। गणित समझने संबंधी आवश्यकता क्या है? डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, डिसग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो जो डिसग्राफिया है लेखन संबंधी समस्या, यानी लिखने संबंधित। वो शारीरिक रूप से अक्षम भी इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसी में विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो लिखने में असमर्थ रहता है, यानी उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स है उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये लेखन संबंधी समस्या जो है डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? तो मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता की बात की यहाँ पर, तो डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया या डिसलेक्सिया। तो इसका सही उत्तर है अफेजिया। अफेजिया क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल जो है विकार है, भाषा संबंधी विकार है कि मस्तिष्क में जो भाषा संबंधी जो है विकार उत्पन्न हो जाता है। बाकी क्षेत्रों में वो जो है कुशाग्र रहता है, लेकिन जो भाषा वाला पोर्शन है वो जो है बच्चे में वो विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए मौखिक रूप से जो है सीखने की अशक्तता जो है अफेजिया के अंतर्गत जो है आती है। आगे देखते हैं, किस डैश डैश के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके कारण जो है अधिगम की अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, किसके अतिरिक्त? तो यहाँ पर देखें हम, सेरेब्रल डिसफंक्शन ये हो सकता है, संवेगात्मक विघ्न हो सकता है, व्यवहारगत विघ्न हो सकता है, लेकिन जो सांस्कृतिक कारण है इस ये नहीं हो सकता है अधिगम अक्षमता का कारण। तो जो सांस्कृतिक कारक है यह जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है?
तो जो है गतिक कौशल में ऑप्शन है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया। तो इसका जो सही उत्तर है यह है डिस्फ्रेजिया। तो इसका जो सही उत्तर है डिस्फ्रेजिया नहीं होगा, क्योंकि ये जो है भाषा संबंधित विकार है। डिसकैलकुलिया जो है गणित संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी है। तो सही उत्तर जो है डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा, क्योंकि ये एक डेवलपमेंटल जो है विकासात्मक विकार है और इसमें बच्चे का जो है शरीर पे संतुलन नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ जैसे हम देखें कि साइकिल चलाना, खेल खेलना, साइकिलिंग चलाना या स्पोर्ट्स में वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, क्योंकि गतिक कौशल में जो है ये निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। आगे देखते हैं, कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो नहीं है इसमें पूछा है, ये हमें अक्सर ध्यान देना होता है जहाँ पर ये नहीं वर्ड लगा होता है। तो बुद्धि लब्धि का 25 से 70 होना, तो ये तो मानसिक मंदता है। धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, ये भी मानसिक मंदता है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई भी एक मानसिक मंदता है। लेकिन ये जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये एक मानसिक मंदता नहीं है, और यही हमारे प्रश्न में पूछा गया है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का मतलब होता है कोई रिलेशन, हमारे क्लोज रिलेशंस, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, तो इनके संबंधों का कमजोर होना, ये मानसिक मंदता नहीं कहलाती है। इसलिए ऑप्शन हमारा 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका इसमें महत्वपूर्ण है। तो सह शैक्षिक क्रियाओं को प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता या अध्यापक की भूमिका या एवं विद्यालयी वातावरण। तो ये सभी कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाएंगे, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वह है अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण, क्योंकि ये होगा तो बाकी सारी चीजें जो है अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण जो है महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सर्वाधिक जो है सबसे संतोषजनक होगी। इसका जो सही उत्तर है वह है अति कल्पना। इसमें नहीं होगा, क्योंकि अति कल्पना जो है शारीरिक निर्योग्यता है, वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, और अति कल्पना करेगा तो वो संतोषजनक नहीं है उसके लिए। तदात्मीकरण भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विवेकीकरण, मतलब वो स्वविवेक से काम लेगा, तो वो जो है संतोषजनक उसके लिए रहेगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने में या समायोजन में। तो मानसिक स्वास्थ्य अभिवृत्ति का जो संबंध होता है वो पसंद या नापसंद से होता है। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य जो है इसका नहीं है संबंध। स्वीकार्यता का क्या मतलब है कि जो है वो स्वीकार करे जो है समाज को, आगे वो बचने की कोशिश करे। समायोजन का ये अर्थ होता है कि अपनी वो जो पसंद और नापसंद को किनारे रख के समाज को जैसा है वो वैसा स्वीकार करे। तो ये मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि तब उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा जब उन पसंद नापसंद को अलग करके समायोजन करे समाज के साथ। आगे देखिए, आंशिक अंधता को जन्म देते हैं धूल, धुआं, धूप। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका जो है उत्तर ये सभी है। आंशिक अंधता इनसे हो सकती है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय एक है जो मानसिक विकार के लक्षण को नहीं दर्शाता। जैसे भग्नाशा के, मतलब इसका मतलब ये अर्थ होता है कुंठा। तो ये कुंठा तो मानसिक विकार के लक्षण को दर्शाती है। तनाव है, चिंता है। तो संबंध जो है, संबंध मानसिक विकार के लक्षण को जो है नहीं दर्शाता है। ये एक सामान्य वाक्य है, ये एक सामाजिक जीवन में जो है सभी को जो है इसके साथ रहना पड़ता है। आगे देखते हैं, फा एवं वा, मा एवं ना, अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना।
अधिगम की किस समस्या से संबंधित है? देखते हैं अवधान से, स्मृति से, प्रत्यक्षीकरण से, इनमें से नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रत्यक्षीकरण। मतलब वो ध्वनियों को प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पा रहा है, उनसे रूबरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए वह ध्वनियों में अंतर भी नहीं कर पा रहा है। यदि प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाएगा तो उनमें अंतरकरण भी नहीं कर पाएगा। स्मृति तो नहीं होगा इसमें कि स्मृति याद नहीं रख पा रहा है, और अवधान केंद्रण भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है प्रत्यक्षीकरण से। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? सीखने में कठिनाई हो रही है तो आप क्या करेंगे उसे? कोई ध्यान नहीं देंगे? अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर सिखाने का प्रयास लेंगे? अतिरिक्त कक्षा लेंगे? या बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे? तो ये जो है आप समझ गए होंगे, कई बार एलिमिनेशन मेथड भी काम आती है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो उसकी किस प्रकार की अक्षमता है यह पहचानेंगे और यह जान करके उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो मानसिक स्वास्थ्य को पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, समान लक्षण क्यों निर्देशन, मानसिक विकारों का ना होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सभी उत्तर हैं, लेकिन जो सबसे जो इसमें प्रभावपूर्ण उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टि बाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? मतलब कौन सा ऑप्शन है जो दृष्टि बाधित है बच्चा वो नहीं बताता है? तो दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता। तो जो दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या है तो वो जो है अ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि दिशा निर्देश वो नहीं समझ पा रहा है, ठोकर लगने का भय। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है कि उदासी जो है, ये किसी भी तरह से दृष्टि बाधिता को नहीं सूचित करता है कि उदास है कोई बच्चा तो वो दृष्टि बाधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उदासी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अपंगता का कारक नहीं है तो बीमारी, जन्मजात अनियमितता, मनोरंजन या दुर्घटना। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि मनोरंजन जो है अपंगता का कारक नहीं है। मनोरंजन करने से किसी को भी अपंगता नहीं हो सकती है कभी भी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान एक संस्थान जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनाया गया है, उसमें रिसर्च होती है। तो ये जो संस्थान है हमारा देहरादून में है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप देना, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, या सहायता के लिए संसाधनों को प्राप्त करना। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं, इन्हें मंद बालक भी कहा जाता है। तो इन्हें जब तक मूर्त, जब सामने चीजें नहीं देख करके समझते हैं, करके नहीं सीखते हैं, जब तक उन्हें जो है उनकी स्मृति में चीजें फिक्स नहीं होती हैं। और ये सबके साथ भी है, जो देख करके जो सीखते हैं वो हमारी मेमोरी में ज्यादा समय तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि कार्यों को मूर्त रूप में समझाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या रहती है? समायोजन की, कुरूपता की, मानसिक असंतुलन की, या शारीरिक न्यूनता की। तो कुरूपता तो है समस्या, वो हो भी सकती है। और जबकि कुरूपता क्या है, कई बार माना जाता है कि वो कुशाग्र भी होते हैं बच्चे। तो कुशाग्र बच्चे कुरूपता समस्या है, लेकिन वो कम, इतनी अधिक नहीं समस्या है उनके लिए, क्योंकि उससे लोग एडजस्ट हो जाते हैं, सबके साथ ही हो जाता है। मानसिक असंतुलन भी नहीं है, क्योंकि बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं जो विकलांग बच्चे हैं, ऐसा माना जाता है। शारीरिक न्यूनता प्रॉब्लम तो है, उतनी अधिक नहीं है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है वह है समायोजन की, कि वो जो समायोजन करने में असमर्थ रहते हैं शुरुआत में, या कई बार तो आगे चल के भी नहीं कर पाते हैं सामान्य बच्चों के साथ। आगे देखते हैं।
धीमी गति से सीखने वाले बालक की आईक्यू क्या होती है? तो एक और आईक्यू का जो क्राइटेरिया है, वो कहता है कि हमारा 80 80 से 90 के बीच में जो है मंदबुद्धि बालक होते हैं या धीमी गति। तो ये जो किसके, ये ऑप्शन नंबर 1 के अंतर्गत ही ये आ जाएगा। तो ये हमें याद रख लेना है। आगे देखना है, शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक, तो ये जड़ बालक के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा रहेगा 0 से 25 के मध्य। इसे शिक्षा पाने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं ये बालक। इनका आईक्यू 0 से 25 होता है। आगे देखते हैं, अंधे बालक किस तरह से पढ़ सकते हैं? तो आपको पता होगा ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है। तो ब्रेल लिपि जो है के थ्रू अंधे बालक को जो है पढ़ाया जाता है। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये कथन किसका है? ये कथन याद कर लेना है, ये फ्रेंडसन का है कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य किसी का अच्छा है और अधिगम जो है में वो सफल है, तो सफलता उसे निश्चित ही मिलेगी। फ्रेंडसन का कथन है। विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? किस तरह का व्यवहार? तो प्रेमपूर्ण व्यवहार, उपेक्षापूर्ण, सामान्य से अलग या उदासीन, ताकि नॉर्मल व्यवहार, उदासीन रहे। तो इसका सही उत्तर है ये प्रश्न 1। ये तो सभी के साथ ही करना चाहिए उन्हें। आगे देखते हैं, विकलांग बच्चों को शिक्षित करना क्या धन की बर्बादी है, व्यर्थ कार्य है, घाटे का सौदा है या सामाजिक कर्तव्य है? तो ये एक सामाजिक हमारी ड्यूटी है कि हम जो है स्पेशल चाइल्ड विकलांग बच्चों को भी जो है हम समाज की मुख्य धारा में लाएं, उन्हें जो है स्किल्ड बना करके उनने उनमें भी बहुत अधिक योग्यताएं होती हैं, वो किसी से कम भी नहीं होते हैं और वो भी समाज के जो है डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन किससे किया जाता है? किस विधि से द्वारा किया जाता है जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं? इसका जो सही उत्तर है वह है वैयक्तिक इतिहास विधि द्वारा। आपने देखा होगा जो मानसिक विकार होता है, तो वो जाते हैं काउंसलर के पास और वो उससे वो पुरानी सारी चीजें पूछते हैं, इतिहास की चीजें, उसने अभी तक कैसा व्यवहार था, क्या किया। तो इसलिए ये विधि अपनाई जाती है जो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित रहते हैं जो बच्चे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिए। अपने दोस्त जो आपकी एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर शेयर कर लीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। और हमारी इसी के साथ 2 सीरीज़ चल रही हैं। ईवीएस की एक सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है और एक बाल विकास की सीरीज़। तो आप इनको बिल्कुल मिस ना करें, डेली का डेली कंप्लीट करते जाएँ और ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।